अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आंखों के मसाइल और आंखों की बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे कि आंख में मसला जब हो जाता है और जब तक वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता तब तक हम उसको सीरियस नहीं लेते और डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पहले या दूसरे ड्रॉप में आंख का ये इशू हल भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आंख एक ऐसी चीज है जो फेस पर सबसे पहले नजर भी आती है, जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। फैशनेबल दौर की बात करें, आजकल के डिजाइनिंग्स की बात करें, फैशन की बात करें तो लेंजेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो वो जिनकी आई साइट वीक है उनको तो यूज वो लोग करते ही हैं, लेकिन कलरफुल लेंजेस का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और उसमें क्वालिटीज की हम बात करें तो अच्छी और बुरी बहुत सारी क्वालिटीज आई हुई हैं। चूंकि ड्रेसेस के साथ आईज को मैच करना होता है, आजकल ऐसा भी हो रहा है, तो फिर लेंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसका जो वाटर साथ में होता है या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिससे मसाइल बढ़ जाते हैं आंखों के। शुगर, आपको पता है कि आजकल एक ऐसी बीमारी है जो अगर घर के 7 फैमिली मेंबर्स हैं तो उनमें से 5 को या 4 को बहुत ज्यादा बढ़ रही है शुगर। तो शुगर की वजह से आंखों पर क्या असरात मुरत्तिब होते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वैसे तो अगर आंखों के मसाइल को मैं यहाँ पर बयान करना शुरू करूं तो काफी सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 35 साल का अरसा हो गया अपनी फील्ड में सर्व करते हुए। पाकिस्तान में भी सर्व किया, पाकिस्तान से बाहर भी सर्व किया। पाकिस्तान की भी जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान से बाहर की भी जानी पहचानी शख्सियत हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी और फील्ड के हवाले से, इनकी पेशेंट्स की राय के हवाले से कि इनके पेशेंट्स इनके बारे में क्या राय देते हैं, तो जनाब उनका ये कहना होता है कि हम डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं तो आधी बीमारी हमारी तभी हल हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब बात बहुत अच्छे अंदाज में सुनती हैं और फिर यकीनन उसका हल तो डॉक्टर का काम है करना, और वो करते भी हैं। डॉक्टर सोहेल सरवर साहब मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया है। हमें पता है कि आप बहुत मसरूफ होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोहिनूर में मुझे इनवाइट करने का। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में मुझे आपसे पूछनी है, और यकीनन आपका तजुर्बा है 35 साल का, और 35 साल की हम बात करें तो बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। इतना माशाल्लाह से आप तजुर्बा रखते हैं, और आपके तजुर्बे से मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आज हम आवाम में शऊर पैदा करेंगे। आंखों की कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं? आंखों की बीमारियां तो बहुत सारी हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा जो कॉमन है उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद माशरे में काला मोतिया भी है उसके साथ। फिर उसके बाद शुगर से रिलेटेड जिनको शुगर होती है, ठीक है, उनसे आंखें मुतासर होती हैं, उनकी बिनाई खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कॉमन है। ओके। उसके बाद एक और जो कॉमन हमारे जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं वो आजकल जो ऐनक उतारने के जो सर्जरी है, जो मायोपिया जिसको कहते हैं, जिनकी दूर की नजर कमजोर है और वो ऐनक पहनते हैं, वो नौजवान तबका ज्यादा है। ठीक है। तो इसके अलावा मौसमी बीमारियां भी हैं जिसमें एलर्जी वगैरह है। ठीक है। और आजकल कोरोना के हवाले से भी आपको पता है कि आंखों की बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो कॉमन मैंने आपको बता दिया। बीमारियां तो आपको पता फिर बहुत सारी, यकीनन बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक प्रोग्राम में कवर भी नहीं हो सकती, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैं ये चाहती हूँ कि उस पर हम जरा डिटेल में बात करें ताकि आवाम को शऊर हो सके, जी, समझ में आ सके। सफेद मोतिये की सबसे पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक आम शहरी आपसे ये जानना चाहता है कि डॉक्टर साहब सफेद मोतिया किसे कहते हैं, तो आप कैसे उसकी डेफिनेशन बयान करेंगे? हाँ, ये सफेद मोतिया जो है ये जरूरी समझना है कि सफेद मोतिया हमारी आंख के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती लेंस रखा है। ठीक है। वो लेंस जो है ज्यादातर उम्र के हिसाब से और किसी और वजह से भी वो धुंधला हो जाता है। ठीक है। अब जब वो धुंधला होता है तो सामने से जो रोशनी आती है वो हमारे पीछे पर्दे तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है। तो वो जो धुंधलापन है वो सफेद मोतिया होता है। ठीक है। और ये जनरली सफेद मोतिया वो बाज़ वक़्त बहुत ज्यादा धुंध आ जाए तो सामने से नजर भी आता है आंख के अंदर। ये हमारी जो काली पुतली है उसके दरमियान में से कभी कभी वो शेड मारता है, सफेद नजर भी आता है, इसलिए इसको सफेद मोतिया कहते हैं। ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये 50 साल से ज्यादा लोगों में होता है। ठीक है। और ये 50 साल से ज्यादा जो लोग हैं जी, इनमें 70% लोगों में होता है, 70% लोगों में होता है। मतलब 10 अगर लोग बैठे हैं तो उनमें से अगर वो 50 साल से ज्यादा हैं तो 7 में सफेद मोतिया होता है। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 70% لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے 50+ کے بعد, یہ اتنی عام بیماری کیوں ہے؟ آخر ایسا کیا ہم خوراک میں یا اپنی ڈیلی لائف سٹائل میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ شروع سے ہی ایسا ہے, اس کا زیادہ تر ڈائٹ سے اتنا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ایج ریلیٹڈ ہے, عمر کے ساتھ چینجز آتی ہیں ہمارے اس کے اندر, اور جنرلی جو دھوپ میں پھرتے ہیں یو وی لائٹ وغیرہ جن کو زیادہ ہوتی ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے کامن, لیکن یہ ایج کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے ہر ایک کو. ٹھیک ہے. علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا علاج کا طریقہ کار جو ہے, اس کا سمپل اس کا علاج ہے, آپریشن ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس کا کوئی علاج ڈراپس کے ساتھ یا کوئی خوراک کے ساتھ یا کوئی دوائیوں کے ساتھ, ٹیبلٹس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپریشن میں اب آپ پوچھیں گی کہ اگلا سوال کہ بھئی اب یہ آپریشن کب کروانا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ آج کل کے دور میں اور جو پچھلے جب ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی اس میں ایک واضح فرق ہے کہ ہم آج کل جلدی کرتے ہیں آپریشن. ٹھیک ہے. یہ ہارڈ ہو جاتا ہے, سافٹ اس کو جب ہو تو اس وقت کرتے ہیں آج کل کی ٹیکنالوجی سے. ٹھیک ہے. پرانی ٹیکنالوجی میں جو ہمارے بزرگ کہتے تھے نہیں بھائی ابھی آپریشن نہیں کروانا, ابھی اس کو پک لینے دیں, اس کو ہارڈ ہو لینے دیں, وہ اس وقت ہارڈ کی ٹیکنالوجی تھی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سافٹ کی ٹیکنالوجی ہے. صحیح. اب اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں, اگر میں ڈیپتھ میں جاؤں اس کے, تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ وہ پانی میں سلش پیتی ہے نا آپ, تو وہ اسٹرا کو آپ توڑ کے اس کو سلش کو اور اس کو آسانی سے وہ آ جاتا ہے. اب وہ سلش جتنا سافٹ ہوگا اتنا آپ کا آسانی سے وہ پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل یہی ٹیکنالوجی ہے. ہم ایک الٹرا ساؤنڈ ویو سے ایک چھوٹا سا بہت مائکرو سا پائپ سا ہوتا ہے جس میں ہمیں انسیجن بھی دینے نہیں پڑتا, اس سے ہم کھرچ کے توڑ کے وہ نرم حصہ سارا نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نکالنے کے بعد وہ جو بیگ ہوتا ہے وہ لینس کا بیگ, اس کے اندر ایک آرٹیفیشل لینس ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے. پہلے جو ٹیکنالوجی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے, جو پہلے ہوتی تھی, پہلے میں ایک انسیجن بہت بڑا دیتے تھے, اس کو پھر ٹانکے لگاتے تھے, پھر وہ 1.5-2 مہینے بعد وہ اس کی کرویچر دوبارہ بنتی تھی, لینس بھی نہیں ڈالتے تھے. تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ جب سفید موتیے کا آپ کو ڈاکٹر کہے تو اس کو ڈیلے مت کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ بھئی سفید موتی ہے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, فوراً سے اس کا حل کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ اس کی یقیناً یہ زیادہ پایا جاتا ہے, زیادہ کامن بیماری ہے اور علاج اس کا سرجری ہی ہے, ڈراپس یا کوئی میڈیسن اس کا علاج نہیں ہے. اگر فرض کے طور پہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس 50 پیشنٹس ہیں اور 50 کی سرجری ہونی ہے, تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ 50 کی سرجری کامیاب ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ دیکھیں, یہ آپ نے ایک بڑا سوال کیا, یہ بایو اسٹیٹسٹکس کا سوال ہے. ہم ایز اے ڈاکٹر کسی بھی چیز کو 100% نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈاکٹر تقریر کر رہا ہے اور وہ 100% پہ باتیں کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اسٹیٹسٹکس آتی نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہماری 100% نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 95 کو تو کراس کرنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی صورت بھی تقریر کرتے وقت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا, باقی اب جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں سفید موتیے کا. ٹھیک ہے. سفید موتیے کا جو آپریشن ہے, آنکھوں میں جو آپریشن کیا جاتا ہے, اس میں سب سے مشکل آپریشن ہے. بالکل سب سے مشکل آپریشن سفید موتیے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کی اتنی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہمارے اتنے اس کے پیشنٹس ہیں کہ ہم اس میں الحمدللہ مطلب 80% سے زیادہ 90% سے زیادہ جو ہے اس کو سکسیسفل اس کا آپریشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمپلیکیشنز ہر آپریشن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جی سڑک پار کرتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس کا کوئی شورٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن وہ آپ آج کل کے معاشرے میں بڑے سیف SOPs بنے ہوئے ہیں کہ سڑک کیسے پار کرنی, کیسے. اسی طریقے سے اگر آپ کیا جائے تو 95% 90% اس کی سکسیسفل ریٹس ہیں. ایسی کیا اور اس میں ایکسپرٹ ہینڈ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسی کیا احتیاط کی جا سکتی ہے کہ سفید موتیاں ہو ہی نہ, کوئی احتیاط ہے اس حوالے سے؟ نہیں, اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو میجر کاز ہے وہ ہے ایج ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا احتیاط آپ کریں گی کہ 50 سال کی آپ نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایج ہوگی اور یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری کاز ہے وہ میٹابولک, مطلب شوگر ہے اگر یا کوئی اور پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ اوائڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. جی شوگر اگر آپ ہے
अगर आप शुगर कंट्रोल भी कर लें तो फिर भी सफेद मोतिया ने आना ही आना है। ठीक है। तो अगर आप शुगर वगैरह कंट्रोल करें तो आप उसको स्लो डाउन कर सकती हैं। तो बेसिकली सफेद मोतिया एक आम पेशेंट के हाथ में नहीं है कि वो हो ना हो किसी या कोई एहतियात हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सफेद मोतिया का हम कहते हैं और इस हवाले से आपने भी गाइड किया, हमें बताया, अक्सर औकात हम सुन रहे होते हैं कि पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि काला मोतिया आ गया आंखों में। ये सफेद मोतिया और काला मोतिया, इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, सफेद मोतिया एक अलग बीमारी है और काला मोतिया एक अलग बीमारी है। मैं दोनों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। सफेद मोतिया जो है उसको कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है। और काला मोतिया को ग्लाकोमा कहते हैं। ठीक है। ये दोनों बीमारियां अलग-अलग हैं। लेकिन आपको पता है कि जिसम में कोई भी बीमारी इकट्ठी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बीपी होता है तो शुगर भी होता है। हो सकता है दोनों, उसको मना तो नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह करे मना भी हो जाए। तो एहतियात तो आप कर सकती, जो भी कर सकती हैं जी। तो ये दोनों अलग-अलग बीमारी है। ठीक है। और अच्छा, ये एट ए टाइम हो सकती है, यानी सफेद भी हो जाए और काला मोतिया भी हो जाए। और जो सफेद मोतिया का ये है कि उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अगर वो बहुत ज्यादा डिले करे, मरीज करवाए ही ना ऑपरेशन, ओके, तो वो एक स्टेज आती है कि वो काला मोतिया में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। लेकिन काला मोतिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट बीमारी है, वो उसके लिए सफेद मोतिया होना जरूरी नहीं है। ठीक है। सफेद मोतिया के हवाले से आपने बताया कि 50 साल के बाद ये अक्सर हो जाता है, मेजॉरिटी ऐसी है। तो काला मोतिया भी क्या 50 साल के बाद ही होता है या इसके अलावा भी है कोई? नहीं, इसका ये भी बीमारी किसी वक्त भी हो सकती है। बच्चा पैदाइशी भी काला मोतिया हो सकता है उसको, और किसी वक्त भी हो सकता है। और जनरली ये जो चीज है काला मोतिया, ये फैमिली में रन करती है। ठीक है, ओके। फैमिली में जो ये चीज है इसकी, ये मैं एक और आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं काला मोतिया के हवाले से। जी बताइए। कि काला मोतिया की जो नजर खराब हो जाए उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, रिवाइव नहीं कर सकते। उसकी जो नजर खराब होगी उसको हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है सफेद मोतिया से। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन ये इसकी जो परसेंटेज है वो ये 5% से 15% लोगों में है। कम है। ठीक है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी इसलिए है कि ये जितनी बीमारी अगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डैमेज हो रही है तो ये रिकवरेबल होती है। ठीक है। इसके इलाज का तरीकाकार भी सिर्फ सर्जरी ही है? नहीं, इसके पास हमारे पास ऑप्शन से ज्यादा है। इसमें जो इलाज से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मरीज को उस वक्त पता लगता है मुझे काला मोतिया है जब वो तकरीबन ब्लाइंड हो चुका होता है। ओह, ठीक है। इसकी मैं तफसील से आपको अगर मैं शुरू से बताऊं तो उसमें ये होता है कि काला मोतिया में आंख जो है जनरली आंख का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। और वो जो प्रेशर है वो मरीज को नहीं महसूस होता। ठीक है। कि मेरी आंख का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। वो जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसकी नसों को प्रेस करता रहता है, उनको कमजोर करता रहता है। ठीक है। और जो एक नस, हमारी मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं जो आंखों से दिमाग में जाती हैं। ठीक है। एक नस जो खराब हो जाए वो रिवाइव नहीं कर सकती। अब 1 2 3 इस तरह करते 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 उसकी सारी जो है ना नजर खराब हो जाती है। और नजर कैसे खराब होती है? नजर ऐसे खराब होती है कि आप अगर मुझे देख रही हैं तो आपको ये बोर्ड भी नजर आ रहा है, आपकी इधर की चीजें भी नजर आ रही हैं, इर्द गिर्द की चीजें भी नजर आ रही हैं। ये पहले इर्द गिर्द की नजर को खराब करता है। ठीक है। अब मुझे अगर मैं एक आंख पे हाथ रखूं और मुझे अगर इतना हिस्सा नजर आ रहा है पूरी विजन का आपको देखते हुए, ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। ये जब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है और आखिर में एंड में एक टनल विजन रह जाती है। ठीक है। पॉइंट पर टनल विजन। ठीक है। ठीक है। एक टनल विजन एक पाइप में से देख रहा होता है, लेकिन मरीज को नहीं पता लगता कि वो ही इज लुकिंग थ्रू ए पाइप। वो ये समझ, अब वो जो दरमियान में से जो नजर आ रहा है उसको, जी, वो उसकी विजन 6 है। ठीक है। वो ऊपर से पूरा चार्ट पढ़ सकता है, वो पूरा अखबार पढ़ सकता है, हर चीज पढ़ सकता है, उसको नहीं पता लग रहा कि उसकी विजन आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काला मोतिया मरीज को नहीं पता लग रहा कि उसको काला मोतिया नहीं आ रही, समझ उसको नहीं आ रही, और नजर भी उसकी बिल्कुल सही है। और एट दी एंड जब वो टनल शट डाउन होती है उस वक्त तो ब्लाइंड होकर हमारे पास आता है। हमारे पास मैंने आपको पहले अर्ज कर दी कि हमारे पास उसका इलाज नहीं है। ठीक है। अब मरीज को इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर से कैसे राब्ता करना चाहिए, ठीक है, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। जी बताइए, ऐसी क्या फीलिंग्स होती हैं पेशेंट को वो आपके पास आए, कांटेक्ट करे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फैमिली में रन होता है। ठीक है। अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे को काला मोतिया है, ठीक है, तो पूरी फैमिली चेक करवाए। ठीक है। बेशक वो 16 साल का बच्चा है
बेशक वो 8 साल का बच्चा है या बेशक वो 35 साल का है बच्चा, वो चूंकि उसकी फैमिली में आ गया, ठीक है, विरासती बीमारी है, तो वो अपने आप को चेक करवाएं। अब डॉक्टर की जिम्मेदारी है उसको कि वो अर्ली पिक करें। ठीक है, एक तो फैमिली का पॉइंट आपको बता दिया, दूसरा पॉइंट आपको बताया कि 40 साल के बाद हर बंदे को कम से कम एक दफा आई स्पेशलिस्ट को जरूर राब्ता करना चाहिए। साल में एक मर्तबा? साल में एक मर्तबा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात हमारे पे आती है डॉक्टर्स के ऊपर जी, कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है आंख की सोजिश से या ऐनक चेक करवाने आता है या किसी और प्रॉब्लम से आता है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने उसमें से देखना होता है कि काला मोतिया इसको बेचारे ना हो। ठीक है। अगर कोई पेशेंट मुझे 10 साल से दिखा रहा है ऐनक की नजर की वजह से, ठीक है, ऐनक के नंबर की वजह से, ठीक है, और मैं उसको काला मोतिया पिक नहीं करता, तो आई एम एट फॉल्ट। ठीक है, डॉक्टर का फेलियर है। ये डॉक्टर का फेलियर है। तो इसलिए हम हर आंख को शक की निगाह से देखते हैं कि इसमें काला मोतिया है। हमने उसको बनाना होता है और मरीज ने टेस्टों से निकलना होता है। ये फिर आपका तरीकाकार वो हो गया ना, पुलिस वाला हर एक को मुजरिम की निगाह से देखती है। ऐसी है। देखिए ये ऐसी बीमारी है जिसको हमें हमारा जो थ्रेशोल्ड लेवल है इसका बहुत लो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि फर्ज के तौर पे किसी के पेट में कोई इशू हो जाता है, एक जनरल क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, किसी के तो पेट में कोई इशू हो जाता है, पेन है, कोई प्रॉब्लम फील कर रहा है, तो वो भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। अब पेशेंट को नहीं पता उसके गुर्दे में पेन है, पेट में पेन है, कॉन्स्टिपेशन की पेन है, या किस चीज की पेन है। डॉक्टर उसका इलाज बाद में करेंगे, पहले उसकी तशखीस करेंगे कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए डॉक्टर साहब उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे या जो मुनासिब समझेंगे। सेम एज इट इज यही क्राइटेरिया मैं आपके आगे काले मोतिये का रखती हूँ कि पेशेंट को समझ नहीं आ रही कि मुझे काला मोतिया हो रहा है और मुझे साइड की, मतलब बड़ी डिटेल से आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। तो ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम अगर पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट को नहीं पता कि मुझे काला मोतिया हो जाएगा या हो रहा है, तो डॉक्टर साहब को तो समझ आती है ना, तो ऐसा कौन सा टेस्ट है इस चीज का? जी इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे और बड़े रिलायबल टेस्ट हैं जो काला मोतिया आने से पहले पता चल जाए कि ये काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। उसमें मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास अगर कोई डायग्नोस्टिक सेटअप नहीं है, इतना ज्यादा मशीनें वगैरह नहीं है, तो उसके पास एक चीज तो होती है कि वो आंख का प्रेशर चेक करता है, नंबर 1। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, होती है। ठीक है, ये तो होती है, हर डॉक्टर के पास होती है। बिल्कुल। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आती हैं और बड़ी हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं। ठीक है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं ओसीटी कह देता हूँ, वो आम लोगों को नहीं उसका पता लगता। ओसीटी में ये है कि वो जो नस दिमाग को जा रही है जी, हम उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। अच्छा, उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये कितनी थिक है। ठीक है, और उसकी एक वैल्यू होती है 100 के करीब, ±5 के करीब उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल ठीक है। वो हमें मेजरमेंट से अंदाजा हो जाता है कि इसकी अगर ये 90 आ गई है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ डैमेज शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर 90 से नीचे चला जाए तो फिर तो काला मोतिया हम उसको कर देते हैं कि भाई इसको है, और भी कई चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल है, हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो ना आपको समझ आएगी ना पब्लिक को समझ आएगी। ठीक है कि नहीं? इसमें जी सबसे पहले ये होता है ओसीटी। ठीक है, उसके बाद व्हील फील्ड जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि ये जो दायरा कम होता है, हमारे पास वो भी मशीनें होती हैं कि जो हम बाहर की वीएन चेक करते हैं। ठीक है, कि इधर से इसको कितना नजर आ रहा है, इधर से कितना नजर आ रहा है, उसमें क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक है, व्हील फील्ड, ठीक है, क्लाउड्स आ जाते हैं। व्हील फील्ड दूसरा हो गया। एक पैकीमेट्री होती है, जिसको भी आप छोड़ दें। ठीक है, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये होती है कि जो एक एनजीओसिटी होती है। ठीक है, एनजीओसिटी ये है कि वो जो नर्व जा रही है दिमाग को जी, उसकी ब्लड सप्लाई कितनी है उसको मिल रही। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और बड़े अरसे से हो रही है। अच्छा, कि ये प्रेशर खराब कर रहा है नस को या उसकी को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ये अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। सही। तो हमारे पास ब्लड सप्लाई को चेक करने के भी तरीके हैं। ठीक है, और जो है प्रेशर को चेक करने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने काला मोतिये के हवाले से जब हमें डिटेल्स बताई तो आपने कहा कि ये एक विरासती बीमारी है और अगर फैमिली में से किसी एक शख्स को है तो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को चेकअप कराना बहुत जरूरी है, साल में एक मर्तबा। कोई बच्चा पैदा होता है उसी फैमिली का तो उसमें भी काला मोतिया हो सकता है,
ऐसे जी ही बिल्कुल हो सकता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो ऑब्वियसली वो बता तो नहीं सकता कि मुझे क्या दिख रहा है क्या नहीं, ना उसकी अम्मा को पता लगता है ना अब्बा को पता लगता है, तो उनको भी चेक करने का तरीकाकार सारा है आपके पास, फैसिलिटेशंस हैं ऐसी पाकिस्तान जी में? बिल्कुल पाकिस्तान में फैसिलिटेशंस हैं। एक वैसे भी इंटरनेशनली रूल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हर स्पेशलिटी का बंदा एक दफा दिखता है, और अगर ना भी देखे तो हमारी जो लेबर रूम में जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक रेड रिफ्लेक्स टेस्ट हम दिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। हाँ जी। तो हमारे बेस लाइन है, और उसके बाद फिर ये भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो देखें माँ को सब कुछ पता लग जाता है। माँ एक ऐसी चीज है कि अब बच्चा रो रहा है, बिल्कुल रो रहा है, उसको ये भी पता है कि ये भूख की वजह से रो रहा है या इसको कहीं दर्द हो रहा है। ये कुदरत है, ये कुदरत है। अब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनका जब मुआयना कर रहा होता हूँ तो मैं जब माँ से पूछता हूँ कि इसको दर्द होता है आंख में, तो माँ जवाब दे देती है। दूसरा बच्चा बड़ा हैरान होकर देखता है कि ये डॉक्टर साहब सवाल क्या पूछ रहे हैं, उस बच्चे को माँ को कैसे पता लगता है दर्द का। माँ वो जो है ना उसको पता लग जाता है। दूसरा एक होता है बच्चों में आई कांटेक्ट, ठीक है, बिल्कुल होता है, आई कांटेक्ट होता है। जब वो बच्चे देख रहे होते हैं ना, उनको कोई अट्रैक्टिव चीज नजर आती है तो वो अपनी आंखें देखते हैं, रोशनी की तरफ फॉलो करते हैं, तो आई कांटेक्ट लूज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा काला हिस्सा है ये बिल्कुल काला शाइनी नहीं होता, ठीक है, काले मोतिये में, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लाउडी सा हो जाता है, ओके, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ अल्लाह ताला ने माँ समझ जाती है। अच्छा, कुछ माएँ सुरमा बड़ा लगाती हैं बच्चों को, उसके कोई बैड इफेक्ट्स आते हैं? अच्छा, सुरमे के बारे में मैं आपको बात बता दूं, हमारी एलोपैथी के अंदर अच्छा सुरमे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, और इसलिए मैं यकीनन नहीं मैं इसके बारे में ना इसके हक में जो आप दे सकता हूँ ना इसके को खिलाफ दे सकता हूँ जब तक मेरा मुताला ना हो, ठीक है। लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत इल्म है वो ये है कि डेजर्ट एरिया में ना, ये हमारे जो सऊदी अरब पेनिनसुला है, ठीक है, इसमें किसी जमाने में कुकरे बहुत होते थे और वो ऊंटों से आते थे और सारा सब कुछ आता था, तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत भी है कि सुरमा लगाते हैं। तो वो जो सुरमा जो है वो पर्टिकुलरली कुकरों के लिए बड़ा अच्छा होता था, और प्रोबेबली ये भी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी स्टैटिक या एंटी बैक्टीरियल है, मैं उसके बारे में कोई तफसील से बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहां पर हमने सफेद मोतिये की बात की है, हमने काले मोतिये की बात की है, तो डॉक्टर सोहेल ये भी बताइएगा कि शुगर की जब हम बात करते हैं तो शुगर से हड्डियों का मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, और यकीनन आंखों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को शुगर है तो फिर उसकी आंखों को क्या क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ये एक बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है कि हमारे तकरीबन कोई अभी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डायबिटीज़ की, और शुगर जो है जब तकरीबन 8 साल की हो जाती है, 8 साल की हो जाती है और शुगर हुए ठीक है, उस वक्त ये आंखों को पकड़ना शुरू कर देती है, ठीक है, आंखों के अंदर अपने जो है असरात शुरू कर देती है। तकरीबन 8 साल का वक्फा लगता है, ये मैं आपको एज रिलेटेड बता, ठीक है। अब उसमें बड़ी एहतियात ये करनी होती है कि उसमें भी उसी तरह मैंने जिस तरह काला मोतिये को बताया था कि मरीज को उस वक्त पता लगता है जब वो ब्लीड स्लीड करके आंखों में जब बिल्कुल ब्लाइंड, अचानक ब्लाइंड हो जाता है, उस वक्त हमारे पास आता है, ठीक है। तो अगर आपको शुगर है तो आप एवरी ईयर शुरू में, ठीक है, और बाद में जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो एवरी 6 मंथ्स आपने डॉक्टर से आंखों का पर्दा का मुआयना करवाना, पर्दे का मुआयना, पर्दे में खून की नालियां जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इतनी डिस्टर्ब हो जाती हैं कि वो ऐसा 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 ब्लीडिंग भी हो जाती है, वो पर्दे को भी खींच के उखाड़ देती हैं। और इसमें भी जिस तरह मैंने काला मोतिये का आपको बताया कि एंड स्टेज पे जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, या अगर हम करते भी हैं तो उसमें फिर हम इतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट या इतना प्रोग्नोसिस उसको नहीं दे सकते। ठीक है। तो शुगर के लिए भी जिनको है उनको अपना डॉक्टर से रब्ता करें रेगुलरली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आम फहम जुबान में कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो ये भी मुमकिन है कि उसकी आई साइट वीक होना स्टार्ट हो जाए, नंबर चेंज होने? जी, नंबर पॉसिबिलिटी है। देखिए वो उसमें आ जाता है कि जब सफेद मोतिया अगर बन जाए, ठीक है, मतलब शुगर है, शुगर में सफेद मोतिया जल्दी बन जाता है, ठीक है, तो जब सफेद मोतिया बन रहा होता है तो उस वक्त तो वो डिस्टर्बेंस ऑफ विजन तो होती है, उसमें नंबर भी चेंज होता है, सारा सब कुछ होता है, और नंबर भी ऐसा फ्लक्चुएट होता है कि जब हम मरीज को एक नंबर देते हैं, आज एडजस्ट करते हैं तो 15 दिन बाद वही नंबर नहीं लग रहा होता,
चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता कम हो जाता है या ज्यादा? वो किसी वक्त कहीं भी जा सकता है, ठीक है, और प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, ठीक है, तो उसमें भी नजर तब्दील हो सकती है। अच्छा, तो ये भी कॉन्सेप्ट है डॉक्टर सोहेल सरवर साहब कि अगर अब से पहले की बात करें, अब तो लेंस बड़े आम हो गए हैं, हर घर में होते हैं, और तकरीबन कलर्स की भी मैं डिटेल से आपसे बात करूंगी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर किसी की आई साइट वीक हो गई है तो वो ग्लासेस यूज करे, और ग्लासेस अगर यूज करेगा तो उसकी नजर वहीं ठहरी रहेगी, मजीद वीक नहीं होगी। ये बात दुरुस्त है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने आपको बताया हमारा किसी सवाल का जवाब 100% नहीं होता। नहीं 100% नहीं होता, मतलब एक मुआशरे का कॉन्सेप्ट है ना। नहीं, मुआशरे का मैं भी ऐसे ही बड़ों से सुनती आ रही हूँ कि अगर नजर कमजोर है तो ग्लासेस लगा लें, यहीं ठहर जाएगी। ये सही है, बात भी सही है। अच्छा। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते इसको। ठीक है। किसी का अगर नंबर चेंज होना है, हाँ। तो वो ऐनक ने बात नहीं भी करती उसको। बिल्कुल ठीक है। शुगर के हवाले से जैसे कि हम बात करें, अक्सर औकात हम अपने दादा दादी को देखें, नाना नानी को देखें, यानी बुजुर्गों को देखें, तो कुछ ऐसे होते हैं कि इतनी जबरदस्त किस्म की आंखें काम कर रही होती हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वॉक कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम आजकल की 20 साल की लड़की को, मुझसे भी छोटी लड़की को देख लें तो बेचारी को पता नहीं क्या क्या इश्यूज होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? एज अ डॉक्टर मेरा आपसे ये जनरली क्वेश्चन है, आंखों से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा आपसे। देखिए, एक तो पहले ये बात है कि अपने आप को किसी दूसरे पेशेंट के साथ या किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर ना करें। नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन नहीं होती। आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपका एक अपना कॉम्प्लेक्स है बॉडी का। हाँ। ठीक है कि नहीं? आपको अगर सफेद मोतिया है तो साथ शुगर है, दूसरे को सफेद मोतिया है तो पता नहीं किस स्टेज पे है और साथ ब्लड प्रेशर है या नहीं। ठीक है। तो हम एक पेशेंट को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जी मेरे दादा जो है वो तो माशाल्लाह 100 साल के थे और वो तो नजदीक की ऐनक भी नहीं लगाते थे। वो एक अलग इशू है। वो इशू ये है कि उनको नजदीक में सही नजर आता था। उनका नंबर था तकरीबन कोई -2 के करीब। ठीक है। वो नजदीक का सही नजर आता था, उनका फोकस ही यहीं पर था, कुदरती। ठीक है। लेकिन दूर में उनको अच्छा नजर नहीं आता था। दूर में उनको अच्छा नजर नहीं आता था। तो वो एक इल्यूजन सा बन जाता है कि जी हमारे दादा की तो नजर बड़ी सही थी। तो वो पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि इतने बुजुर्ग आदमी में जो है सब कुछ ही उनको नजर आता हो। अगर नजदीक का नजर आ रहा है तो फिर दूर का कम होगा, कहीं ना कहीं कोई इशू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा लाइफस्टाइल है जिस तरह का, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे डेली प्रोग्राम करना है, तो लाइट्स का इफेक्ट होता है, मेकअप का इफेक्ट होता है। एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आपने पेशेंट्स को डील करना है, आपको जरा ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो यकीनन आपके बॉडी के पार्ट्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन साथ में अगर हम एहतियाती तदाबीर की बात करें, अपने बड़ों की बातों की बात करें, तो वो कहते हैं कि अच्छी डाइट हो, अच्छा सब कुछ हो, तो फिर आपको जल्दी बीमारियां नहीं लगती, आप बड़ी एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। ये बात भी दुरुस्त है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। बादाम के बारे में बड़ा कहते हैं लोग, बादाम जो है वो रात को भिगो के खा लें, सुबह उठ के छील के उसको, तो वो बड़े इफेक्टिव हैं। तो किस हद तक इफेक्टिव हैं? देखिए, आपने बात शुरू की थी एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे काफी अरसा हो गया, डॉक्टरी हम पढ़ते हैं। मैं जेनेटिक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी और चीज का स्पेशलिस्ट। आपका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज्यादा है। वो उसमें मैंने जो अभी तक समराइज किया है, ठीक है, कि एज फार एज डिजीजेज आर कंसर्न, हाँ, उसकी 2 पिलर्स हैं। ठीक है। एक आपकी जीन, ठीक है, और दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक है। अब एनवायरनमेंट में आपका ये चाय का कप भी आता है। ठीक है। एनवायरनमेंट में ये आपका ये सराउंडिंग्स भी आती हैं, ये लाइट भी आती है। इवन के एनवायरनमेंट में आपके घरेलू मामलात, घरेलू ताल्लुकात, ठीक है कि नहीं, वो भी आता है। और वो आपकी बॉडी पे कैसे असर कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर जीन्स। ये मेरा अपना समरी है। ठीक है। ये आप उसको ह्यूरिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। ठीक है। कि मेरी अपनी जाती है, मैं उसको समराइज नहीं करना चाह रहा। ठीक है। अच्छा, जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पे बहुत असर करता है। अब एनवायरनमेंट में अब हमारा है ट्रॉपिकल कंट्री, हम रहते हैं खत-ए-इस्तिवा के करीब करीब। अब यहाँ पर जो रोशनी आती है और उसकी जो रिफ्लेक्शंस आती हैं, ये हमारे लिए इतनी डेंजरस हैं कि मैं तो हर आदमी को हर शख्स को ये कहूंगा कि वो बाहर जब धूप में निकले तो डार्क ग्लासेस यूज डार्क ग्लासेस, हर आदमी। ठीक है। ताकि वो जो उतना स्ट्रेन है उसका, और बहुत ज्यादा पीपल वगैरह, अब वो दौर नहीं रह गया कि अगर किसी ने सन ग्लासेस लगाई हैं तो कहना ये बड़ा मॉड स्क्वाड है। ये जरूरत है, ये हमारे कंट्री में जरूरत है। ठीक है। तो उसके बाद आपने वो मेकअप वगैरह का, ठीक है, कोई भी केमिकल है
आपके इर्द गिर्द है, इवन के आपने अपने घर में एक व्हाइट वॉश करवाया है, वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, वहां उसकी सराउंडिंग में कोई एक दरख्त है, वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है। और सराउंडिंग में जो सबसे ज्यादा है हमारे मुल्क में भी और हमारे इस इलाके में भी जी, वो एक सीजन आता है एलर्जी का। देखिए एक नॉर्मल ईगो फिनोमेना है, ये दुनिया का, ठीक है, कि पोलन्स आते हैं और वो अपनी फर्टिलाइजेशन करते हैं, नए दरख्तों ने उगना होता है, वो सारा सब कुछ होता है। हवा में इतनी ज्यादा पोलन होती है कि वो पोलन फिर हमारी आंखों में भी जाती है, हमारे नाक में भी जाती है, हमारे गले में भी जाती है, वो एलर्जी करती है। ठीक है। तो वो बिल्कुल इफेक्ट है, वो एक सीजन आता है, आजकल भी चल रहा है। अच्छा, ये हम ये कह सकते हैं कि ये आंखों की मौसमी बीमारी है। जी, मौसमी बीमारी है, कह सकते हैं। तो उससे अब बचने का क्या तरीका है? अब देखिए, ये मेकअप वगैरह से तो आप बच सकते हैं। आपने कोई खास किसी कंपनी का मेकअप लिया, उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अपने एनवायरनमेंट से पोलन है, उसकी वो तो नहीं बदल सकते। वो एक तो नहीं बदल सकते। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि जी आपकी पूरी फैमिली इसमें इफेक्टेड है और बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, ठीक है, तो यू कैन टेक ए माइग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल। ये लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल इतनी ज्यादा नहीं होती सॉल्यूशंस। ठीक है। तो एलर्जी का जब हो तो उस वक्त फिर एलर्जी को हमें देखना पड़ता है कि ये एलर्जी है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों की मौसमी बीमारी आपने एक तो एलर्जी बताई, इसके अलावा और भी मौसमी बीमारियां होती हैं कि अगर सर्दी आ गई है तो ये कुछ हो सकता है, गर्मी आ गई है तो ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं, गर्मी वगैरह में उसमें तो होता है बाज़ औक़ात, तो ये बहुत ज्यादा जब सर्दियां वगैरह होती हैं उसमें, या आप एसी की ब्लो में, वो ऐसे एनवायरमेंटल में ही आता है सारा उसके। और जो सबसे बस ज्यादा मौसमी है वो आजकल जो वो कोरोना चला हुआ है, उसके हवाले से भी मैं आंखों के हवाले से बता दूं कि देखिए हमने मास्क पहन लिया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोरोना की एसओपीज में हमें ग्लव्स के बारे में बताया गया, हमें हैंड सैनिटाइजर का बताया गया, हमें मास्क का बताया गया, सोशल डिस्टेंस का बताया गया, लेकिन आंखों के हवाले से बहुत कम बताया गया। डॉक्टर साहब बताइए डिटेल्स। हाँ, अब देखें, मास्क पहन लिए, ठीक है, लोगों ने जो है एसओपीज कर लिए। अब उनका देखें, जब कोरोना वायरस है ये आपकी टिप ऑफ द फिंगर से आपके अंदर जाना, ठीक है, या वो मास्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगर खारिश हुई आंख पे तो जी मास्क तो मैंने पहना हुआ है, मैं सेफ हूँ, आंख में आप खारिश कर रहे हैं। हाँ। अब वो आंख से ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, आंख से हुआ, ठीक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी गवर्नमेंट ने उसका कंट्रोल कर लिया है काफी, अब हम उस स्पाइक से गुजर आए हैं जी। लेकिन अभी भी एहतियात करें, बिल्कुल। अभी भी जो एक आधे केसेस हैं उनको सीरियस लें, उनको जो है ना, आप उसको रिलैक्स ना हो। तो आंखों को नहीं मलना आपने, अपनी आंखों, आपकी अपनी फिंगर टिप से, ठीक है, आपके जिस्म में रूट ऑफ एंट्री होती है, ठीक है। तो मास्क वगैरह तो पहन लिए लोगों ने, सारा सब कुछ कर लिया, एक काम ये रह गया, ठीक है। और हमारे पेशेंट्स आए हैं, बिल्कुल पेशेंट्स आए हैं जिनको पहले आंखों में एलर्जी हुई, ठीक है, इन्फेक्शन हुई, आंखें रेड हुई, और उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर वही सारे सिम्टम्स शुरू हो गए। यानी आंख के जरिए से, आंख के जरिए भी और फिर आगे सिम्टम्स आ गए। अभी आप वो देखें, उसमें जो आपके टेलीफोन में आता है उसमें भी ये बताते हैं आंखों, नाक और गले के, बिल्कुल बताती है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि हमने शुगर के हवाले से बात की, हमने अपने माहौल के हवाले से बात की कि हमारा माहौल जो है वो हम पर असरअंदाज होता है, हमारी फिजिक पर होता है, हमारे जिस्म पर होता है, यकीनन हमारी जो एक सेहतमंद जिंदगी है उसको मुतासिर करता है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल के मुआशरे की हम बात करें तो वो माहौल और वो बातें नहीं रह गई जो आज से कुछ अर्सा या कुछ सालों पहले हुआ करती थी। पहले जिंदगी बड़ी आसान होती थी। आजकल की हम बात करें, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है, हमारी जरूरियात भी ज्यादा है, हमारी डिमांड्स भी ज्यादा है, और माहौल भी पहले की निस्बत बहुत चेंज हो गया है। यानी इस सारे जुमले को अगर मैं 2 लफ्जों में इकट्ठा करूं तो टेंशन बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं कि टेंशन जब इंसान को होती है तो उससे एंजाइटी भी हो जाती है, आपका स्टमक भी उससे प्रॉब्लम करता है, बहुत से लोगों को मोशन लग जाते हैं, वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। तो टेंशन अगर किसी शख्स को है तो वो उसकी आंखों पर किस हद तक असर अंदाज होती है? एक तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर देती हैं। जब आपने सवाल शुरू किया था तो वो किसी और चीज का था, और जब एड किया आपने सवाल तो वो दो सवाल बनते हैं आपके। चलें बताएं, मैं चुप करके बैठी हूँ। अच्छा, उसमें पहला जो है आपका कि हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है। अब लाइफस्टाइल में आपने एक सुना होगा कि जी विटामिन्स पहले होते थे, सारा सब कुछ होता था। आजकल विटामिन्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ओमेगा 3, ठीक है। और ओमेगा 3 जो है वो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और रोल आ रहा है। वो आंखों के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना है पब्लिक को, वो ये है कि ये फ्रूट्स वगैरह में बहुत होता है, ठीक है।
फ्रूट जो हैं वो आपने खाली मैदा खाने. ठीक है, बिल्कुल सही. खाने के बाद नहीं खाने, खाने से पहले खाने. खाने से हमेशा खाली मैदा खाएं. बच्चे आए जब स्कूल से तो आप अपने टेबल के ऊपर पहले फ्रूट रखें, उनको कहें कि भी आके फ्रूट खा लो, उसके बाद आप चेंज अप करके तो फिर उसके बाद वॉश करके या फिर उसके बाद खाना उनको दें. ठीक है. थोड़ा, क्योंकि खाने के बाद जो उसमें स्पाइसेस वगैरह डलती हैं और उसके बाद जब हम फ्रूट खाते हैं तो उसमें वो जो ओमेगा 3 है और कुछ और मैनी वाइटामिन्स वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये तो एक इम्पोर्टेंट है. ये तो आपका वो सवाल का पहला हिस्सा था. ठीक है, माहौल. ठीक है कि नहीं. और दूसरा हिस्सा क्या था वो मैं भूल गया. दूसरा हिस्सा ये था कि टेंशन हमारी आंखों पर किस हद तक असर अंदाज होती है. टेंशन जो है, देखें, टेंशन जिस्म के हर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है. टेंशन की वजह से आपको बैक एक भी हो सकती है. ठीक है. टेंशन की वजह से मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपना ही. सुनाइए. मुझे ना आंखों में हमारी ट्विचिंग होती है. आपको भी हुई होगी जिंदगी में, हर एक होती है. ठीक है. आंखों में ट्विचिंग हुई, मेरे तो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई. तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने, जब मैंने कहा जी ये ट्विचिंग होती है, तो उन्होंने, प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने कहा सोहेल आ यार तू चाय पी मेरे साथ. ठीक है. अब वो चाय, अब वो ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है. ठीक है. अब ये सारा जो चाय पिला रहे हैं, कमाल के डॉक्टर थे. कमाल के डॉक्टर. उन्होंने कहा यार सोहेल बाकी बातें छोड़ा, जरा चाय पीते हैं. अच्छा, चाय पीने से जरा गपशप लगानी शुरू कर दी, सारा सब कुछ करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने फिर एट दी एंड समराइज ये किया कि तुम्हें जो है ना जॉब की टेंशन है. ठीक है. तुम्हारी अब प्रमोशन हुई है सीनियर रजिस्ट्रार की, तुम्हारे पास अब लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हारी अब वो जो जिम्मेदारी और तुम्हें सुबह शाम करना पड़ता है, तुम्हें जॉब की टेंशन. ठीक है. अब आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको. बिल्कुल. कि टेंशन की वजह से कुछ भी हो सकता है. सही. अच्छा, एक ये बात है. दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसी हवाले से, इसी के कंटेक्स्ट में बात करने वाली है, वो ये है कि आजकल हम कंप्यूटर्स वगैरह बहुत काम कर रहे हैं और ये आपका स्क्रीन टाइम हमारा हर बच्चे का बहुत ज्यादा है. उसमें आई स्ट्रेन है. ठीक है. बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली देख के हमारे मसल्स जो हैं वो एक खास जगह पे फोकस कर करके थक जाते हैं. ठीक है. और हमारे पास बच्चे आते हैं आई स्ट्रेन के साथ. ठीक है. तो ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है. सही, बिल्कुल. तो उसमें फिर ये है कि एक तो स्क्रीन टाइम जो है वो इंटरप्टेड करें, कंटिन्यूसली एक वक्त में ना करें. ठीक है. दूसरी बात ये है कर लें छोड़ दें, कंटिन्यू नहीं करें. दूसरी बात ये है कि एक तो पोजीशन अपनी सही रखें, बहुत ज्यादा वो कुशन पोटैटो बन के और वो उसको देखना. दूसरा ये है कि डिस्टेंस विजन आप एक रिलैक्स करने के लिए बहुत दूर ग्रीन एरिया में देखें. अपने घर के कोई खिड़की है उसके ऊपर अगर कोई आपका पॉसिबिलिटी ऐसे है कि आपको बहुत दूर से कोई, वो रिलैक्स करने का तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ज्यादा काम कर रहे हैं आप और पता भी है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं और मुझे आई स्ट्रेन हो रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट दें अपने आप. ठीक है. तो ये एनवायरनमेंट से मुताल्लिका सारी बातें हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐनक का इस्तेमाल यकीनन जब डॉक्टर्स बताते हैं तो पेशेंट उसको यूज करना स्टार्ट हो जाते हैं. ये ऐनक लगती क्यों है? तो यकीनन इसका आंसर ये होगा कि नजर कमजोर होती है तो ऐनक लग जाती है. ऐसी कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं कि नजर कमजोर ही ना हो? अब अगर आप मुझसे पूछें कि तहमीना आप मुझे बताओ आपको आंखों का कोई इशू है, तो मैं आपको यही आंसर दूंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील होता. तो ऐनक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐनक से बचने, देखिए आपके आंख में हमारे एक लेंस होता है और एक सामने कॉर्निया होता है. ओके. ये एक जो सिस्टम है, ये जिस तरह आम हमारे कैमरे हैं जी, कैमरे के आगे आपके लेंसेज होते हैं और लेंस एक आधा नहीं होता, वो 3-4 कॉम्प्लेक्स होता है पूरा. जी. इसी तरह आई के सामने अल्लाह ताला ने एक लेंस और कॉर्निया का एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है. ठीक है. और उस सिस्टम का काम ये है कि पीछे जो पर्दा है जी, जो पूरी आंख गोल है और पीछे जो पर्दा है उसको वहां पर आपने लाइट रेज को फोकस करना है. यही काम है आगे लेंसेज का. अब आई बॉल भी ग्रो कर रही है, उसका साइज भी बड़ा हो रहा है और सामने जो कॉर्निया है और जो लेंस है वो भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी डायमीटर ऑफ दी आई बॉल. ठीक है. अब इसमें कोई मिसमैच आ जाता है. ठीक है. या आई बॉल ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, या ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उस वजह से जब मिसमैच आता है, तो जब फोकस आउट होता है तो फिर हमें ग्लासेस की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो ये ऐसा आपके कंट्रोल में नहीं होता. ठीक है. अच्छा. मरीज के कंट्रोल में नहीं होता. ठीक है. मरीज के कंट्रोल में सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो मैंने आपको ये बताया कि जब वो नजदीक में पड़ रहा है और बहुत ज्यादा उसका फोकस लेंस जो है वो उसको फोकस कर रहा है एट दी आके वो थक के वो वहीं फिक्स हो जाए. ठीक है. स्पैज्म हो गया.
تو اس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو وہ نیچرلی آپ کا وہ ہونا ہے ایک پروسیس ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک بیلنس بنایا ہوا ہے. صحیح. ہر ایک کو اینک نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے, بالکل بالکل, ہر ایک کو اینک نہیں لگی ہوئی, وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ایک نظام. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر سہیل سرور صاحب کہ اکثر اوقات لوگوں کو جب اینک لگ جاتی ہے تو یہ سننے میں آتا ہے اچھا اس نے اپنی سرجری کرائی تھی, آپریٹ کروایا اور اب اس کی اینک اتر گئی ہے, تو یہ کیا درست ہے اور کیا یہ کروانا چاہیے؟ ہاں, اس کے بارے میں یہ بھی ہمارے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ پیشنٹس اس کے اوپر آتے ہیں. اچھا, زیادہ میجورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے, وہ ایک تو یہ ہے کہ مائنس کا لینس جو ہے, جس کو دور کی نظر کمزور ہے, دور کے لیے اینک پہننی پڑ رہی ہے, لیکن اینک اتار کے وہ نزدیک کا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہے. بے شک یہاں پڑے یا یہاں پڑے, اس کو ہم مائنس کا نمبر کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک تو سرجری ہم 99% بلکہ اسے بھی آگے چلے جائیں, وہ ہم مائنس کے لینس کی کرتے ہیں. پہلی تو بات آپ کی یہ ہے, مریضوں کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی کا پلس کا نمبر ہے تو وہ نہ کروائے سرجری, اس میں پلس والوں کو سرجری نہیں کروانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور مائنس والوں کو کروانی. پہلی تو بات یہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری دوسری بات یہ ہو گئی کہ مریض کی ایج جو ہے وہ ابو 18 ہونی چاہیے. ابو 18. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا لاجک ہے؟ اب اس کی لاجک یہ ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو سسٹم بتایا کہ آئی بال بھی گرو ہو رہی ہے, سارا سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 18, 19, 20 سال میں وہ گروتھ رک جاتی ہے, وہ مطلب پوری میچور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنا اس کا نمبر بننا ہے, جو کچھ بھی بننا ہے, وہ اتنا ہم نمبر نکال لیتے ہیں, وہ پھر ساری زندگی وہ 0 رہتا ہے, اس کا نمبر اتر جاتا ہے. یہ تو آپ کو دوسری بات بتائی. ٹھیک ہے. تیسری بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ رکھیں جی, اور 2 سال تک آپ کی نظر تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا نمبر گر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر 2 سال تک سٹیبل ہے, تو پھر ہم ایک ایزمپشن پہ کام کرتے ہیں کہ جی اگر 2 سال تک سٹیبل ہے تو اس کا مطلب اس کا نمبر اب چینج نہیں ہوگا, جو انیٹمی چینج ہو رہی ہے اس کی وہ نہیں ہوگی, اب ہم وی کین گو فار دا آپریشن. اوکے, یعنی اس کے لیے 2 سال آپ نے دیکھنا ہے. اور 2 سال اس کو کہ 2 سال تک ہم اس سے پوچھے کہ 2 سال تک نمبر تو نہیں چینج ہوا, وہ کہے گا نہیں چینج ہوا. اس کی ایج بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 20-25 سال کا ہے, اس کا مطلب ہم ایزوم کر لیتے ہیں کہ اب اس کا نمبر چینج نہیں ہوگا, اب ہم اس کا جو بھی نمبر ہے وہ اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چوتھی بات ہے جی, چوتھی بات یہ ہے کہ مریض کا اپنا نمبر, ٹھیک ہے, یا اس کے سبلنگز یعنی بہن بھائی کا نمبر, کسی کا نمبر -6 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. -6 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر -6 سے زیادہ ہے تو ایک پاسبلٹی ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ بیماری ہو جاتی ہے کہ اس میں وہ شاید نمبر بڑھتا رہے. اس کے لیے پھر ہم ٹائم فریم جو ہے وہ ذرا زیادہ دے دیتے ہیں کہ یار کم از کم 4 سال آؤ, 4 سال نمبر سٹیبل ہو تو پھر اس کے بعد کرتے ہیں. تو یہ 4 باتیں, یہ تو اچھا, اب سچی بتائیں 4 سال وہ آتے ہیں کہ سال بعد بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آتے ہیں. میرے پاس نہ آئے تو کسی اور کے پہ چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم نے پیشنٹ کو یہ ساری چیزوں سے میں دیکھ لیا کہ اب وہ فٹ ہے آپریشن کے لیے اور ہم وی آر گوئنگ فار دا سرجری, اس میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کارنیل ٹوپوگرافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کارنیل ٹوپوگرافی. ٹھیک ہے. اس مشین سے ہم یہ جو کالا حصہ کارنیا جو ہے اس کی ہم پوری ساخت دیکھ لیتے ہیں اور اس کی موٹائی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا موٹا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے ہم نے اس کو اسکلپچر کرنا ہوتا ہے وہ نمبر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اینک کا نمبر جو ہے نا وہ اسی میں سے اسکلپچر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکلپچر کرنے کے بعد اگر اس کا 6 نمبر ہے, 7 نمبر ہے, جتنا بھی ہے, تو باقی کتنا بچتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ باقی جو ٹیکنیکل چیز ہے یہ بہت, تو یہ 370 مائکرونز یا 400 مائکرون سے کم نہیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ کم بچے گا تو پھر وہ ہم جواب دے دیتے ہیں مریض کو. اچھا, کہ جی آپ کا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے لوگ زیادہ تر اینک استعمال کرتے تھے, اب جو نیا رواج آ گیا ہے, جو جدید دور کی ہم بات کریں گے, اس میں لینس یوز ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. لینس کا استعمال کیا مناسب ہے یا اینک کا استعمال بہتر ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہم یہ فائنل کرتے ہیں نا. دیکھیں اینک جو ہے وہ قبل مسیح سے ہے. اینک جو ہے وہ قبل مسیح سے علاج ہے. ٹھیک ہے. یہ جو شروع میں علاج تھا یہ آج بھی وہی ہے اور سب سے اچھا یہ علاج یہی ہے. جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب کانٹیکٹ لینز آپ نے پہنا. جی. اب کانٹیکٹ لینز میں ڈیفینیٹلی آپ ایک اپنی باڈی کا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے جی, اس کو آپ ڈسٹرب کر. ٹھیک ہے. لوگوں سے ماسک نہیں پہنے جا رہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. کئی لوگ ٹوپی نہیں پہن سکتے, گرمی لگتی ہے ان کو. گرمی لگتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ لوگ پہنتے ہیں. تو وہ اپنی سرفیس کے اوپر آپ خام خواہ ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور ہوتے بھی ہیں.
ایسی کوئی بات نہیں کہ نہیں ہوتے. ایک تو سب سے پہلے آپ کی ڈرائنس ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کانٹیکٹ لینس پہن رہے ہیں, اس کی ہائیجین آپ نے بڑی کرنی, کنٹرول کرنی ہے. وہ آپ کے ہاتھوں سے ہی یا کانٹیکٹ لینس کے ذریعے ہی کوئی جراثیم اندر کو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس سارے ایس او پیز کے ساتھ لوگ پہن بھی رہے ہیں. اچھا, یہ تو ساری بات ہو گئی نا ضرورت کے تحت لینس کا استعمال کرنا, یعنی جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے, یقیناً باشعور لوگ ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا دھیان بھی رکھتے ہیں, ایک آدھو کا کیسز بھی ہو جاتے ہوں گے. ایک آج کل کلر لینزز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جن کی کوالٹی کی ہم بات کریں تو 3 to 400 میں بھی اویلیبل ہے اور 3 to 4000 میں بھی اویلیبل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اچھی کوالٹی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات, ایک یہ جو لوکل کوالٹی ہے جو ہر روڈ پہ آپ کو ایک آدھ دکان نظر آتی ہے کہ جس کلر کے مرضی لینز لینے آپ لے لیں, یہ یقیناً نہیں لگانے چاہیے. تو اگر یہ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, ذرا آج ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں, وہ تمام لوگ جو ایک وقتی طور پہ خوبصورت بننے کے لیے اپنی آنکھیں تباہ کر لیتے ہیں, بڑی زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ. ہاں, اسی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا, بیچ میں آپ نے سوال بھی یہی کر دیا. اچھا سوری. نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو کلیئر لینزز ہوتے ہیں اور ایک پگمنٹڈ جن کو ہم کلرڈ کا لینز لیتے ہیں. آنکھوں میں جب ہم کانٹیکٹ لینس پہنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے کانٹیکٹ لینس کے مٹیریل سے, لیکن جو کلرڈ کانٹیکٹ لینسز ہیں ان سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تقریباً آپ یوں کریں کہ 80% 85% جو آنکھوں میں کانٹیکٹ لینس پہننے کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے وہ پگمنٹڈ یا کلرڈ کانٹیکٹ لینس پہننے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم جنرلی لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کلرڈ نہ پہنیں, لیکن وہ بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نہیں میری نہیں ہے. تو اب اس میں آپ نے بتایا کوالٹی کا. اب کوالٹی میں سب سے پہلے آتا ہے کہ فٹ اس کا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کسی کا کارنیا زیادہ سٹیپ ہے, کسی کا تھوڑا فلیٹ ہے, تو اس کے حساب سے کانٹیکٹ لینس جو ہے یہ پھر ایک آپٹیشین کی اور یہ کانٹیکٹ لینس ڈسپینسر کی اور ایک آئی اسپیشلسٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو وہ کانٹیکٹ لینس پہن رہا ہے وہ اس کے فٹ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بڑی پرابلمز آتی ہیں. اور باقی رہ گیا کوالٹی وائز ڈیفینیٹلی میں اب نام نہیں لوں گا, برانڈز ہیں جو کہ کافی ہیں, ایک بیچ میں سے پھر پاپ اپ بھی ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے برانڈز ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوتا, تو وہ آپ احتیاط کریں. 2-3 شاپ سے یا 2-3 جگہ سے پوچھ لیں, ان کو کہیں کہ بھی اگر کوئی اچھا برانڈ ہے ان سے تو اس کی پرائس آپ چیک کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کوالٹی کے ساتھ تو کسی صورت کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ آنکھوں کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ لینس یوز کرتے ہیں ایز اے آئی اسپیشلسٹ, میرا آپ سے یہ اسپیشل کوشچن ہے کہ جو لینس یوز کرتے ہیں ان کو کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے. سب سے پہلے پوائنٹس میں بتا جی پوائنٹس میں بتائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے آئی چیک اپ کروانا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی آئیز ڈرائی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو آنسو ہیں ان کی خاص اماؤنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. قدرت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, تو ایک خاص اس کو ہم کوانٹیفائی بھی کر لیتے ہیں کہ جی اتنا اس کا ہے. تو ایک تو وہ ایمپل اماؤنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دھیان رکھیں کہ کانٹیکٹ لینس جو ہے یہ آنکھ پہ چپکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چپکتا نہیں ہے, یہ ہمارے ٹیئرز کے اوپر تیرتا رہتا ہے اور ٹیئرز ہوں گے تو وہ تیرے گا. بالکل ٹیئرز ہی نہیں ہوں گے تو کیسے تیرے گا, چپک جائے گا. وہ چپک جائے گا. اب جب چپکے گا تو پھر کیا نقصان ہوگا, اتارتے وقت آپ پورا اپنی کارنیا کی سکن بھی اتار لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو چیک آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا. ٹھیک ہے. کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو دیکھے کہ آپ کی ٹیئر فلم اس کی ہے ابنڈنٹ ہے, تو پھر آپ اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کریں کہ جی آپ کانٹیکٹ لینس کنٹینیو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ وہ آبویسلی فٹ. ٹھیک ہے. کہ آپ کے سائز کے مطابق اس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری اس میں یہ چیز ہے کہ ہم مریضوں کو ایڈوائز نہیں کرتے جن کو ڈرائی آئیز ہو. ٹھیک ہے. یا مارجنل ڈیئر, اس میں پھر ہم ان کو جنرلی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل ٹیئرز ہوتے ہیں وہ کانٹیکٹ لینس پہن, اب مجبوری ہوتی ہے, اب آپ کا پتہ ہی ہے, آپ وہ مجھے لگاتار کہہ رہے ہیں کچھ الگ نہیں, سوشل ہم بھی اسی ماحول میں ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس میں کچھ سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی اب میں نے وہ کوئی ایونٹ ایسے آ جاتا ہے تو وہ پرٹیکولرلی وہ جو دلہنیں ہوتی ہیں ساری زندگی انہوں نے کانٹیکٹ لینس نہیں پہنے ہوتے, اب رات کو وہ پہنا دیتے ہیں ان کو. بالکل. سب سے زیادہ تو وہ ہے کہ نہ ان کا ٹرائل ہوا ہوتا ہے, نہ انہوں نے زندگی میں کبھی 1 سال 2 سال پہلے پہنا ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ, جن کا ٹرائل نہ ہوا اور رات کو پہنا وہ تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. بالکل. تو ان کے ساتھ تو میری بہت زیادہ سمپتیز ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر ہم ان کو
کچھ کانٹیکٹ لینسز بھی کچھ آرٹیفیشیل ٹیئرز ایڈوائز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ تاکہ چپکے نہ, وہ فلوئڈ کنٹینٹ اس کا زیادہ ہو, یہ سارا سب کچھ ہو. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ اس میں ہے کہ الرجی آلریڈی اگر آپ کو ہے تو پھر ہم نہیں ایڈوائز کر سکتے, تو اس میں مین رول جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آنکھوں کی الرجی کے حوالے سے کہ اکثر اوقات بچے رات کو سوتے ٹھیک ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں یہاں سے سویل ہوئی ہوتی ہیں, ہم عام فہم زبان میں اس کو سویل کہیں گے, اب آپ کو صحیح پتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور اکثر اوقات یہ جملہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کو اس سے الرجی لگ گئی ہے. آنکھوں کی الرجی ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتی, وہ باڈی ڈیفینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الرجی نہیں ٹرانسفر ہوتی, انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اب انفیکشن یہ ہے کہ جراثیم ہے, ایک وہ پلو کسی نے استعمال کیا, اسی پلو پہ دوسرا پوائنٹ گیا, یا کوئی ہینکرچیف وغیرہ یا کچھ اس طرح کا کوئی ہوتا ہے, تو انفیکشن کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. الرجی ایک باڈی کا اپنا رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی ایک کیمیکل سے مجھے الرجی ہو سکتی ہے, کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل, مجھے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے اوپر الرجی نہیں ٹرانسفر ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج دیجئے ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو, اور جو بات آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری بات ہے جو اگنور ہو رہی ہے, تو آپ میسج دیجئے. یو ہیو 2 منٹس. تو ساری ہم نے باتیں میسج کی ہی کی ہیں, تو آپ کس حوالے سے میسج پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ سے میسج پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تمام لوگ یقیناً جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں کی احتیاط کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے کہ بیماریوں سے بچا جا سکے. ہاں, آنکھوں کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو پورا جسم بنایا ہے اس کا ایک بیلنس سسٹم چل رہا ہے, اور ہمارے اندر ہی بھی ریپیئر سسٹم چل رہے ہیں. خود بخود کوئی چیز ہوتی ہے, انفیکشن ہوتی ہے, کوئی سوزش ہوتی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے کوئی چوٹ لگ گئی, خود بخود وہ 10-15 دن میں بغیر کسی انفیکشن کے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ہمارا ایک ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے. اسی طرح آنکھ جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہمارے جسم کا حصہ ہے, اور اس میں بھی ڈیفینس میکینزم کئی چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں احتیاط کے لیے کوئی ڈراپ ڈال دیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھیک رہیں, ہم ان کو کسی قسم کی نہیں, آپ باڈی ڈیفینس چل رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں, اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ سم تھنگ رانگ, تو اس میں آپ خود کوئی میڈیکیشن نہ کریں. ایک یہ, دوسری یہ ہے کہ گھر میں اگر کسی نے کوئی دوائی استعمال کی, وہ ٹھیک ہو گئی یا ہو گیا کوئی آپ کا بزرگ, تو اس کی وہی میڈیسن لے کے آپ خود نہ استعمال کریں. ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ڈاکٹر سے رابطہ کریں امیڈیٹلی, تاکہ کوئی بیماری بڑھے نہ. تو زیادہ میسج تو یہ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن یا خود لٹریچر سرچ کر کے یا انٹرنیٹ سرچ کر کے, تو انٹرنیٹ سے آپ نو ہاؤ تو لے سکتے ہیں, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا پرابلم بہتر طریقے سے ڈاکٹر کے ساتھ, اور آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی کمپلیکیشنز بتانی ہے یا ڈاکٹر نے کوئی علاج بتانا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بیفور ہینڈ لیکن آپ خود اس کو انٹرنیٹ سے پڑھ کے علاج نہ کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سہیل سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.